हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुर्तगालियों के बारे में और डच के बारे में कि इनका वेलकम कैसे हुआ। जब सबसे पहले अपने इंडिया में जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में पूरी एक स्टोरी पढ़ी थी कि पुर्तगाली से जो वास्को डिगामा निकले थे उन्होंने इंडिया की कैसे खोज करी थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। उनका क्या मोटो रहा था इंडिया आने का, वो हर एक चीज़ के बारे में एक पूरी स्टोरी बताई हुई है। और जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उन्होंने अगर वास्को डिगामा की स्टोरी नहीं देखी है, कैसे अपना देश पानी के रास्ते खोजा गया था, हर एक चीज़ के बारे में जानना है, तो आप जाकर वो वाला वीडियो देखो। और जिनको अपनी मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपरेशन करनी है वो फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, ठीक है। तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पुर्तगाली डच के बारे में कि डिटेल में कैसे इनका डिक्लिनेशन हुआ, कैसे इन्होंने अपने राज किया, कैसे फैक्ट्री सेटअप करी, क्या क्या हुआ। इन इन दोनों के बारे में हम एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइज एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास आपका कोई दोस्त हो या आप हैं, कोई भी अगर यूपीएससी एग्जाम, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या फिर आईएएस, किसी का भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पूरा एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, तो आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दो लोगों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। वो लोग थे कौन? फ्रांसिस्को और अल्मीडा, सॉरी फ्रांसिस्को दी अल्मीडा और अल्फोंसो। ये दो बंदों के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की क्या कहानी थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फ्रांसिस्को का जो टाइम पीरियड था वो 1505 से लेकर 1509 था, और ये फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर बने थे इंडिया के, जब पुर्तगालियों ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी थी इंडिया में 1503 में। 1503 में मैंने आपको बताया था उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी थी, कहाँ? कोचीन में सेटअप करी थी। और उसका फर्स्ट पुर्तगाली जो गवर्नर बना था उनका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ठीक है। और दूसरा उसके बाद जो बना था उनका नाम था अल्फोंसो। आप समझ जाना, इसको पढ़ लेना जो भी आप पढ़ सको, ठीक है। तो अल्फोंसो सेकंड जो पुर्तगाली गवर्नर थे उनका नाम था अल्फोंसो, और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1509 से लेकर 1515 था। यहां तक की चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कर दी थी, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी आप सुनना। ये देखो, ये एक वर्ल्ड मैप है, ठीक है। इस वर्ल्ड मैप में अगर आप ये इंडिया का हिस्सा देखो, ये वाला, तो आप इंडिया के तीनों तरफ पानी पानी है, यानी कि तीनों तरफ ओशियन है। इधर बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, ठीक है। तो तीनों तरफ पानी था, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, फ्रांसिस्को एक ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आए। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था, इनका ये मानना था कि हम एक काम करते हैं, इंडिया को ना तीनों हिस्सों से, यानी जो ईस्टर्न कोस्ट हो गई, वेस्टर्न कोस्ट हो गई, और इनके जो तीनों तरफ ओशियंस हैं, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, जो भी थे, तीनों तरफ के ओशियंस को ना, और मैंने आपको ये भी बताया था जो पुर्तगाली थे वो समुद्री राजा कहे जाते थे, क्योंकि उनकी जो नेवी आर्मी थी ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए उनको समुद्री राजा कहा जाता था। उनका एक रूल था समुद्रों पे, ओशियंस पे, ठीक है। उनकी नेवी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, उनके पास शिप्स वगैरह, उनकी जो पावर थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो उसमें जो फ्रांसिस्को थे, उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था, उनका मानना यह था कि हम तीनों तरफ से ना इन ओशियंस को कवर कर लेते हैं और अपने अंडर ले लेते हैं। अपने अंडर कैसे? अपने कब्जे में कर लेते हैं, ताकि इंडिया में और कोई घुसने की कोशिश भी ना करे, चाहे वो इधर से हो, चाहे इधर से हो, चाहे कहीं से भी हो। मतलब इंडिया में सिर्फ हमारा ही राज हो, ठीक है। इन ओशियंस में हमारा रूल हो, हम ही राज करें और कोई घुसने की कोशिश ना करे। और अगर कोई घुसता है तो हम उससे फाइट करने के लिए रेडी है, हमारी आर्मी तैयार है, हम मतलब तैनात हैं अपनी अपनी पोजीशंस पे, उस तरह से। तो ये थी ब्लू वाटर पॉलिसी जो फ्रांसिस्को लेकर आए थे, और इनका ये मानना था। ये मैंने एक बड़ा मैप लगाया हुआ है, यहाँ पर आप तीनों ओशियंस देख सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों ओशियंस को कैप्चर कर रखा था किसने? पुर्तगालियों ने, जिसमें फ्रांसिस्को लेकर आए थे ब्लू वाटर पॉलिसी, और तीनों साइड से फ्रांसिस्को ने इन ओशियंस को कवर कर लिया था ताकि कोई और एंटर ना हो सके। अब क्या हुआ, ठीक है। तो फ्रांसिस्को की पॉलिसी मैंने आपको बता दी। अब क्या हुआ, और अल्फोंसो क्या लेकर आए थे? अल्फोंसो ने जो इंडिया में सती प्रथा चलती थी ना उसको खत्म किया था। इंडिया में जो सती प्रथा होती थी उसको किसने खत्म किया था? अल्फोंसो ने। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था, तो आप याद रखना फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ठीक है। ये लेकर आए थे ब्लू वाटर पॉलिसी। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था। तो आप इस चीज को बहुत ज्यादा याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहां से। अल्फोंसो मैंने आपको बताया कौन लेकर आया था, एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, यानी सती प्रथा को इन्होंने खत्म किया था इंडिया में फर्स्ट टाइम। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक बार क्या हुआ, 1661 की बात है, पुर्तगालियों की फाइट हुई किसके साथ? स्पेन के साथ। एक वॉर हुआ पुर्तगाली वर्सेस स्पेन,
ठीक है। तो पुर्तगालियों ने ये सोचा क्यों ना हम अंग्रेजों की मदद कर लें, मतलब स्पेन से वॉर है तो पुर्तगालियों ने ब्रिटिशर्स से मदद लेने की सोची, ठीक है। तो 1661 की बात है, इसमें ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड था 1661, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है हम पुर्तगाली मतलब तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो पुर्तगालियों ने ये कहा कि हम आपके राजा से हमारे राजा की बेटी जो होगी उसकी शादी करवा देंगे। मतलब होता है ना कि भाई मेरे किंगडम में जो रानी है, जो राजा की बेटी है, वो सामने वाले राजा के बेटे से शादी करा देंगे। इस एक्सचेंज में ब्रिटिशर्स ने पुर्तगालियों की मदद करी थी। और दूसरा उनको दहेज में क्या दे दिया था ब्रिटेन को, पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को दहेज में दिया था मुंबई, यानी कि बॉम्बे। बॉम्बे एज अ डाउरी, एक दहेज के हिसाब से ब्रिटिशर्स को मुंबई दे दिया था, यानी बॉम्बे, ठीक है। यहां तक कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप, ठीक है। अब इसके आगे के रीजन ये आते हैं कि कुछ ऐसे रीजंस थे जिस वजह से पुर्तगालियों का डिक्लिनेशन हुआ। डिक्लिनेशन मतलब अंत हुआ। पुर्तगालियों का अंत कैसे हुआ? अंत ये हुआ कि सबसे पहले जो पुर्तगाली थे, इनकी लालच थी। इनकी लालच मतलब ये थी कि ये इंडिया पर भी कब्जा करना चाहते थे, और ये दूसरी जगह जो ब्राजील है ना, ब्राजील पर भी इनकी नजर थी, मतलब ब्राजील पर भी कब्जा करना चाहते थे। तो इसका मतलब ये था, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये दो नाव पे पैर रख रहे थे। यानी हम ये चाह रहे थे कि हम इंडिया को भी अपने कब्जे में ले लें, और ये चाह रहे थे कि हम ब्राजील को भी अपने कब्जे में ले लें। ये दोनों इनकी जो लालच थी ना, ये इनको ले डूबी। इनका मेन रीजन ये था, इनका अंत होने का रीजन ये था कि दो नाव पे पैर रख रहे थे, तो ऑब्वियसली गिरने ही थे, ठीक है। अगर आप एक पे फोकस रखोगे तो आप अपनी स्ट्रांग पावर, अपनी पकड़ अच्छे से बना के रखोगे, लेकिन ये दोनों तरफ रूल करना चाहते थे, और इस वजह से इनका अंत होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये कौन थे? ये बहुत ग्रीटी थे, और ये हर जगह कब्जा करना चाहते थे, और ये इंडिया पर भी कब्जा करना चाहते थे, ये ब्राजील पर भी कब्जा करना चाहते थे। तो ये एक रीजन था। दूसरा क्या था, इनके जो जैसे मान लो अपने देश अगर इन रियलिटी प्रेजेंट टाइम की बात करें, मोदी, देखो कई बार क्या होता है, हमारे जैसे चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, देखो नरेंद्र मोदी हमारे देश का लीडर है, ठीक है, लेकिन जो नीचे की पार्टीज होती हैं, नीचे के जो एमएलए मिनिस्टर्स होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं लोग करप्ट होते हैं। करप्शन हर जगह होता है, हर मिनिस्टर एमएलए कोई ना कोई। अगर मैं बोल रहा हूँ पूरी पार्टी, अगर बीजेपी में बात करूँ, बीजेपी में अगर हमारा लीडर बहुत सही है ना, तो उनके जो नीचे लीडर्स काम, उनके जो नीचे एमएलए एमपी काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो करप्ट होते हैं। उसी तरह से क्या था कि जो पुर्तगाली थे, इनके मान लो जो गवर्नमेंट थी, वो जो हेड थे, वो चलो अच्छे भी थे, लेकिन उसके जो नीचे इनके आदमी थे, इनके एक तरह से एमएलए एमपी कह लो, ठीक है, इनके नीचे कार्यकर्ता थे, जो उस पुर्तगाली के अंडर में इनकी जो टीम थी, इनकी जो आर्मी थी, उनमें बंदे लालची थे, करप्ट थे, ठीक है। घूस मतलब करप्ट थे, मतलब हर चीज को ना चोरी चकारी की तरह इस्तेमाल करते थे। अपने देश के साथ अपने देश की गवर्नमेंट के साथ मतलब सही से कोऑर्डिनेट नहीं था। ये चोर थे, करप्ट थे। और ये भी, और दूसरी बात, पुर्तगालियों की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी थी, बिजनेस करने की स्ट्रेटेजी नहीं पता थी। तो ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से पुर्तगालियों का अंत होना स्टार्ट हुआ। यहां तक आपको चीजें क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि पुर्तगालियों के, वो आप याद रख लेना। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो पुर्तगालियों ने खोली थी, वो 1556 में खोली थी गोवा में। प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं, प्रिंटिंग प्रेस की, ना कि फर्स्ट फैक्ट्री। फर्स्ट फैक्ट्री कहां, कोचीन में सेटअप करी थी 1503 में, और प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने ओपन करी 1556 में गोवा में। और सबसे पहली उन्होंने जो प्रिंट करी है बुक, वो थी बाइबल बुक। अब मैंने आपको ये बताया था, अगर आप गोवा जाते हो, गोवा में आपको चर्च वगैरह बहुत देखने मिलेंगे, ठीक है। पुर्तगाली अपने क्रिश्चियन धर्म का बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रहे थे। इन्होंने अपनी बाइबल बुक भी प्रिंट करी थी सबसे पहली, ठीक है। तो क्रिश्चियन धर्म का बहुत ज्यादा मतलब फैला रहे थे अपने धर्म को। कहने मैंने आपको बताया था ना कि जो भी बाहर से आए हैं ना, उन्होंने अपने आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना चाहा है। तो उसी तरह से पुर्तगाली भी अपने धर्म को फैला रहे थे, अपनी क्रिश्चियनिटी, अपने, आप अभी भी अगर जाकर देखते हो गोवा में, तो आपको कई ऐसे सरनेम मिल जाएंगे जो कि पुर्तगालियों यूज करते थे, मतलब अल्फोंसो टाइप, या फिर जो मैंने आपको नाम यूज किए उस तरह से आपको सरनेम बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। अभी भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, गोवा है, वहाँ क्रिश्चियन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस सेटअप करी वो 1556 में गोवा में, और इन्होंने सबसे पहली जो प्रिंट करी बुक वो थी बाइबल बुक, और ये अपने धर्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। और ये कह रहे थे कि अगर इंडिया पर कैप्चर करना है तो ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट करी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब अगर इंडिया पर कब्जा बना के रखना है तो ब्लू वाटर पॉलिसी सबसे बेस्ट थी, कि भाई और कोई एंट्री ना कर सके, सारे ओशियंस पर इनका कब्जा था,
ठीक है। और ये अपने धर्म को फैला रहे थे, और ये क्या करने लगे थे कि अपने देश के लोगों की शादी इंडियन वुमेन्स से करने लगे थे, वुमेन्स से, ठीक है, औरतों से, अपने भारत देश की औरतों के साथ शादी करने लग गए थे, ठीक है। इनका ये था कि हमारा आर्ट एंड कल्चर फैलेगा इस बहाने। गोवा कैप्चर हुआ था 1510 में, ठीक है। इन्होंने जो गोवा कैप्चर किया था वो 1510 में कैप्चर कर लिया था। और ये क्या क्या चीज़ें लेकर आए थे, टोमेटो, पोटैटो, टोबैको, रेड चिली, ये सब इंडिया लेकर आए थे अपने देश से, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे पुर्तगालियों के। और मैंने आपको ये बताया था द अराइवल। फिर मैंने ये भी, अगर आपको ये पता हो, पुर्तगाली 1498 में इंडिया आ चुके थे, यानी सबसे जो पहली विजिट थी एक पुर्तगाली की इंडिया में वो 1498 में थी। और मैंने ये बता दिया, आप इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री कोचिन में सेटअप करी, ठीक है, 1503 में। 1510 में इन्होंने गोवा कैप्चर कर लिया था। 1556 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस ओपन करी थी। फिर क्या हुआ, 1612 में 1612 में इन्होंने वॉर किया किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, जिसको नाम दिया जाता है बैटल ऑफ स्वैली। स्वैली का मतलब ये, स्वैली एक कनेक्टिविटी है किससे, सुवाली से। सुवाली एक जगह है, एक गांव है कहाँ पर, गुजरात में, उससे कनेक्ट करके इसका नाम रखा गया बैटल ऑफ स्वैली, ठीक है। जहां पर इन्होंने वॉर किया था ब्रिटिशर्स के साथ, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे, और फिर इनका डिक्लिनेशन ऑफ पुर्तगाल, यानी अंत हो गया था पुर्तगालियों का। और मैंने आपको ये भी बताया था 1661 में इन्होंने बॉम्बे गिफ्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ये पता चल रहा था कि पुर्तगाली बहुत बुरी तरह हार चुके थे, वो इस काबिल नहीं बचे थे कि अब वो रूल कर सके, राज कर सके, ठीक है। उनकी पावर्स खत्म हो गई थी और उनका अंत हो चुका था। बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अपना बॉम्बे देखो, बॉम्बे को ऐसा नहीं कि छोटी मोटी चीज़ गिफ्ट करी थी, एक बॉम्बे गिफ्ट कर दिया था एक एज अ डाउरी, या फिर, ठीक है। तो आप समझ सकते हो उन्होंने बॉम्बे गिफ्ट कर दिया, उनका मतलब वो ब्रिटिशर से हार गए थे बैटल ऑफ स्वैली में। तो इस तरह से ना वो डिफीट हो गए थे हर जगह से। और उनके इवन आर्मी में भी करप्ट लोग थे, बहुत लालची थे, ब्राज़ील की तरफ भी ध्यान था, इंडिया पर भी, इस वजह से वो कहीं पर भी अपना कब्जा नहीं जमा के रख पाए। इन सब चीज़ों की वजह से इनका जो है अंत होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हो कि पुर्तगाली का एक ऐसा जो था देश, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रूल कर पाया इंडिया पर, यानी 1498 में आए थे, 1960। और मैंने आपको हाँ ये बताया, मतलब 1661 में, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स दे दिया। उसके बाद ये कुछ टाइम रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1662 है, ठीक है। तो 1661 में इन्होंने बॉम्बे दे दिया था ब्रिटिशर्स को। उसके बाद ये कुछ टाइम इंडिया में रहे, एक आम जिंदगी की तरह जीते रहे। 1661, ठीक है। उसके बाद ये अपना इंडिया छोड़कर चले गए, और इनके पास उतनी ज़्यादा पावर ही नहीं बची थी जो ये आगे प्रोसीड कर पाते। और यही सारे रीजंस थे पुर्तगालियों के अंत होने का। और इनका जो टाइम पीरियड रहा 1498 से 1662 के आसपास ये जा चुके थे, तो इनका इतना ही टाइम पीरियड था, ठीक है। अब बात करता हूँ डच की। यहाँ तक पुर्तगाली की पूरी स्टोरी खत्म होती है कि कैसे पुर्तगालियों का अंत हुआ, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो अभी तक, अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो कि एक पुर्तगाली का अंत कैसे हुआ, ठीक है, और अगर आपको उस लेवल पे समझ में आ रही हो कि देखो, मैं ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी ऐसा बोल रहा हूँ, कुछ भी ऐसा बता रहा हूँ जो ऊपर से जाए। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखोगे ना गाइस, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ना एक एस्पिरेंट की तरह, एक स्टूडेंट की तरह, मैं एक टीचर की तरह नहीं, मैं आपको उस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि जैसे एक बच्चे को पढ़ना चाहिए या पढ़ने को मिलना चाहिए, कि कुछ भी हवा में आके नहीं फेंक रहा हूँ मैं आपसे, हर एक चीज़ कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से देखना, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं बात कर रहा था डच के बारे में। देखो, डच ऐसा कोई देश नहीं था, डच एक तरह की लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है किसके द्वारा, नीदरलैंड के द्वारा। नीदरलैंड के जो लोग हैं उनके द्वारा एक डच लैंग्वेज है जो बोली जाती है, ठीक है। द पीपल ऑफ नीदरलैंड आर कॉल्ड डच, ठीक है। मतलब नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है, और वो डच इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज। और इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो इंडिया में ओपन करी थी वो मछलीपट्टनम में ओपन करी थी, जो कि आंध्र प्रदेश में 1605 में। यानी कि डच ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में ओपन करी थी 1605 में। और ऐसा नहीं इन्होंने एक ही फैक्ट्री खोली, और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज खोली थी, जैसे कि सूरत यानी कि गुजरात में, पुलिकट यानी कि तमिलनाडु में, चिनसूरा यानी कि बंगाल में, और जगह जगह इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज ओपन करी, ठीक है। और पुर्तगालियों ने भी अपनी फैक्ट्री सूरत और पुलिकट में खोली हुई थी, ठीक है। लेकिन एक चीज और, अब आप देखना, ये मैप आप देख रहे हो, मैप यहाँ पर ये छोटा सा देख रहे हुए,
ये रेड रेड कलर का ये ट्रवनकोर है, ठीक है। ट्रवनकोर का मतलब क्या है, इसके पीछे कहानी बताता हूं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको अगर आपने पिछले वीडियो देखे, फर्रुख सियार एक राजा थे, 1717 की बात है। जब वो बीमार पड़े तो ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन से अपने एक डॉक्टर को बुला के उनका इलाज करवाया था और फर्रुख सियार ठीक हो गए थे। और उसके बदले में फर्रुख सियार ने ब्रिटिशर्स को एक दस्तक इशू किया था। उस दस्तक में बहुत सारी चीजें ब्रिटिशर्स के लिए दी थी और उसमें एक चीज और लिखी थी, उन्होंने ये कह दिया था ब्रिटिशर्स से कि आप बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकते हो। मतलब ब्रिटिशर्स को बंगाल में फ्री ट्रेड करने का हुक्म दे दिया था। ये चीज अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं भी देखी है तो आप जाके वीडियोस देखना, ठीक है। तो क्या हुआ, जब डच आए तो डच लोगों ने ये देखा कि ब्रिटिशर्स बंगाल में फ्री ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं है। तो डच ने सोचा जैसे बंगाल में ब्रिटिशर्स फ्री ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसी तरह से हम त्रवनकोर पर हमला करते हैं, त्रवनकोर पर राज करते हैं, और फिर हम त्रवनकोर में भी फ्री ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, त्रवनकोर बहुत पावरफुल जगह थी, बहुत पावरफुल राज्य था। ब्रिटिशर्स भी इवन उससे डरते थे, उस राज्य से, ठीक है। और वहां के जो राजा थे उनका नाम था अनिजहम तिरुनल मारथंडा वर्मा, ये एक राजा का नाम था, ठीक है। और वो बहुत ही पावरफुल किंगडम था, ठीक है। तो डच ने क्या सोचा, हम भी ब्रिटिशर्स की तरह, जैसे ब्रिटिशर्स बंगाल में फ्री ट्रेडिंग कर रहे हैं, वैसे हम भी त्रवनकोर पर अटैक करते हैं, त्रवनकोर को जीतते हैं और त्रवनकोर की पर हम फ्री ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन इस फाइट के बाद दे फाइट विद द डच, और उन्होंने क्या किया, एक फाइट स्टार्ट करी, एक वॉर स्टार्ट किया, किसके साथ, त्रवनकोर के राजा के साथ। और उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स अब वहां पर, उसके बाद क्या हुआ, हाँ, उसके बाद वहां पर जो ये डच थे ना, ये हार गए, ठीक है, ये त्रवनकोर से हार गए। और ये सब चीजें ब्रिटिशर्स ने भी जब देखी तो वो भी डर गए कि भाई नहीं, जब डच हार गया तो हम नहीं उनसे मतलब भिड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल राज्य था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, त्रवनकोर वालों से दोस्ती कर ली। उसके बाद क्या हुआ, इन 1741 की बात है, एक वॉर हुआ था, द बैटल ऑफ कोलाचिल। द कोलाचिल, ये वर्ड बैटल ऑफ कोलाचिल था। और इसमें क्या हुआ, डच ने अटैक किया किस पर, ओके, ये मैंने आपको बता दिया कि डच लूज हो गया था, डच हार गया था, किससे, त्रवनकोर से, ठीक है। ये जब जो वॉर हुआ था ना त्रवनकोर के साथ डच का, उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ कोलाचिल, जो कि 1741 में हुआ था। यानी कि डच ने जो त्रवनकोर के साथ वॉर स्टार्ट किया था वो 1741 में हुआ था, जिसका नाम था बैटल ऑफ कोलाचिल, और उसमें डच हार गए थे, ठीक है। और ये जो वॉर था ये अफेक्ट किया किसको, ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स भी डर गए कि हाँ भाई, जो त्रवनकोर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल राज्य है, उससे भिड़ना मतलब पंगे लेना है और अपना नुकसान करवाना है। तो उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोस्ती कर ली थी, ठीक है। और इस वॉर के बाद किसका डिक्लिनेशन स्टार्ट हो गया, डच का। डच का अंत होना शुरू हो गया। डच का भी सेम कहानी थी जैसे ही पुर्तगालियों की थी। पुर्तगालियों की जो नजर थी इंडिया पर भी थी, ब्राजील पर भी थी, वो दोनों जगह कब्जा करना चाहते थे। सेम उसी तरह से डच का भी सेम ही मतलब था कि भाई उनको इंडोनेशिया पर भी राज करना था और इंडिया पर भी कब्जा करना था। इनकी भी दो जगहों पर नजरें थी, दोनों को कब्जा करना चाहते थे, और दोनों पर कब्जा करने के चक्कर में ना तो इंडिया पर ही रह पाए ना इंडोनेशिया पर, और इनका भी अंत होना स्टार्ट हो गया। In 1759 चिंसूरा which is in Bengal he was defeated by the Britishers, ठीक है। 1759 में चिंसूरा जो बंगाल में जगह थी, बंगाल मैंने आपको बताया बंगाल में सबसे फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी थी इन्होंने, ठीक है। वहां पर भी ये ब्रिटिशर्स के द्वारा हराए गए, ठीक है। और हिज फर्स्ट फैक्ट्री जहां पर सेटअप करी थी, और इस तरह से इनका जो डच का जो बंगाल में भी अस्तित्व था वहां भी खत्म हो गया इनका। और इस तरह से ये जी रीजंस थे कि डच का अंत हो गया, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, ठीक है। तो इस तरह से भी चीजें आपको पता चल गई कि कैसे पुर्तगाली, और इस वीडियो में मैंने आपको दो ही चीजें बताई, कैसे पुर्तगाली और डच दोनों का अंत हुआ, ठीक है। और अब हम आगे बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, यानी कि ब्रिटिशर्स के बारे में, फ्रांस के बारे में, डच के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में। मतलब मैं उस चीज के बारे में और अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई होप इस वीडियो में आपको डच और पुर्तगालियों की कहानी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय गाइस, प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस, थैंक यू, बाय बाय।